हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? ओके। सो नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग थोड़ा सा अब आगे वाला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने जड़त्व की बात की थी क्योंकि हम लोग न्यूटन की गति का पहला नियम पढ़ रहे थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वो है जड़त्व। कल हम लोगों ने समझा था कि बेसिकली जड़त्व में कोई चीज रहती है तो जड़ता में ही बनी रहती है, जबकि भाई कोई बल हम नहीं लगाए। जड़ता के नियमों में हमने पहला नियम जो है ना वो बखूबी देख लिया था, जिसका नाम था विरामावस्था में जड़त्व या विरामावस्था का जड़त्व। उसमें ये समझा था हम लोगों ने कि अगर कोई चीज विरामावस्था में है, स्टैटिक स्टेट में है, तो वो विरामावस्था में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा अब हम आज समझने वाले हैं, दूसरा पोर्शन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो अब नंबर 2 पर हेडिंग दे लीजिए, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। जरा इस पर ध्यान दीजिए बच्चों, है ना। इसमें लिखो, देखो गति का जड़त्व, इसके नाम से ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि आखिर गति का जड़त्व होता क्या है। मतलब कि कोई चीज अगर गति कर रही है किसी वेलोसिटी से, तो वो गति करती ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर ना लगाया जाए। तो लिखो, इसके अनुसार इसके अनुसार एक समान रूप से गतिशील वस्तु इसके अनुसार एक समान रूप से गतिशील वस्तु इसके अनुसार एक समान रूप से गतिशील वस्तु स्वयं अपनी गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती। स्वयं अपनी गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती। उसे परिवर्तित करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। उसे परिवर्तित करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। लिख लिया आप लोगों ने? अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखो बच्चों, जो न्यूटन की गति का पहला नियम है ना, इस न्यूटन की गति के पहले नियम में कोई ना कोई एग्जाम्पल और थ्योरेटिकल पोर्शन ही है जहाँ से सवाल आता है। इसमें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है जहाँ से कोई न्यूमेरिकल सवाल आपको दिख जाए। इसमें जो भी सवाल आएगा वो थ्योरेटिकल सवाल आएगा, इसीलिए हम इसमें मैक्सिमम थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल लिखो, समझ जाओगे आप कि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, और अगर एकदम से रोक देंगे तो वो रुकेगी नहीं, वो गतिशील ही रहेगी। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। लिखो, जब एक गतिशील बस या ट्रेन जब एक गतिशील बस या ट्रेन जब एक गतिशील बस या ट्रेन अचानक रुकती है तो उसमें खड़े यात्री अचानक रुकती है तो उसमें खड़े यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। आगे की ओर गिर जाते हैं, फुल स्टॉप। नंबर दूसरा लिखो, जब कोई व्यक्ति किसी गतिशील बस जब कोई व्यक्ति किसी गतिशील बस या ट्रेन से बाहर की ओर कूदता है या ट्रेन से बाहर की ओर कूदता है
या ट्रेन से बाहर की ओर कूदता है तो तो आगे की ओर गिर जाता है। तो आगे की ओर गिर जाता है। नंबर तीसरा लिखो, एक गेंदबाज गेंद को फेंकने से पहले एक गेंदबाज गेंद को फेंकने से पहले एक गेंदबाज गेंद को फेंकने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। कुछ दूरी तक दौड़ता है ताकि गेंद फेंकते समय ताकि गेंद फेंकते समय उसके दौड़ने की चाल गेंद की चाल से जुड़ जाए। उसके दौड़ने की चाल गेंद की चाल से जुड़ जाए। अरे तभी तो रनर अप लेते हैं अपन, पीछे की तरफ जाते हैं ना ताकि हम तेज गेंद फेंक पाए। तेज गेंद फेंकने का हमारे पास यही तो एक कारण है, यही तो एक रीजन है कि हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ भागते हैं। पीछे की तरफ भागने का बहुत बड़ा रीजन है। आप लोग सब क्रिकेट खेलते हो यार, आप सब लोग क्रिकेट देखते भी तो हो। तो इसका तो आपको पता होगा कि तेज गेंद फेंकने के लिए हम भागते हैं ताकि हम जिस स्पीड से गेंद फेंकते हैं वो स्पीड और हमारी स्पीड ऐड हो जाए और वो गेंद जो है ना वो और ज्यादा तेजी से हम लोग फेंक पाए, है ना। ये तो कॉमन सेंस है, बच्चा बच्चा जानता है यार। भारत की गली गली में आप लोग क्रिकेट खेलते हो, ये सब तो समझते हो कि इसका मतलब क्या है। रिपीट करूं, दोबारा सुनो। एक गेंदबाज गेंद को फेंकने से पहले, वापस सुन लो। एक गेंदबाज गेंद को फेंकने से पहले एक गेंदबाज गेंद को फेंकने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। कुछ दूरी तक दौड़ता है ताकि गेंद फेंकते समय ताकि गेंद फेंकते समय उसके दौड़ने की चाल उसके दौड़ने की चाल गेंद की चाल से जुड़ जाए।
उसके दौड़ने की चाल गेंद की चाल से जुड़ जाए। अब लिख लिया सोनिया? ठीक है, लिखो अगला सवाल लिखो, मतलब अगला एग्जाम्पल लिखो। एक धावक लंबी कूद लगाने से पहले एक धावक लंबी कूद लगाने से पहले एक धावक लंबी कूद लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, कुछ दूरी तक दौड़ता हुआ जाता है, कुछ दूरी तक दौड़ता हुआ जाता है, ताकि कूदने के समय उसका वेग ताकि कूदने के समय उसका वेग ताकि कूदने के समय उसका वेग उसके दौड़ने के वेग से जुड़ जाए। उसके दौड़ने के वेग से जुड़ जाए। अब मुझे बताओ, इन सभी एग्जाम्पल में आपको न्यूटन के नियम का औचित्य समझ में आ गया ना? या मैं हर एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूं? बताओ। हालांकि दो एग्जाम्पल तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट फिर भी एक बार को मुझे आप लोग बता दीजिए कि क्या मैं इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा बताऊं या आपको समझ में आ गया? सभी एग्जाम्पल्स के बारे में चीजें एक्सप्लेन हो गई? बोलिए, या मैं समझाऊं हमारे एग्जाम्पल? वैसे समझ में आ गया होगा, थोड़ा सिंपल सा है। गति में विरोध का गति में परिवर्तन का विरोध हो रहा है, वो कुछ नहीं है ना, तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब तीसरा और बढ़ता है जड़त्व, वो है दिशा का जड़ता, मतलब वो किसी कोई वस्तु अगर किसी दिशा में जा रही है तो वो उसी दिशा में जाती हुई रहेगी। तो नंबर तीसरा लिखो, दिशा का जड़त्व। नंबर तीसरा लिखो, दिशा का जड़त्व। अब बस ये लास्ट जड़त्व बचा है, इसके बाद जड़त्व का नियम खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि जड़त्व जितने प्रकार का होता है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो बस ये एक लास्ट और लिख लो, दिशा का जड़त्व। इसमें लिखो, एक गतिशील वस्तु स्वयं अपनी गति की अवस्था को, ऐसे लिखो, एक गतिशील वस्तु स्वयं अपनी गति की दिशा को, ऐसे लिखो, एक गतिशील वस्तु स्वयं अपनी गति की दिशा को, एक गतिशील वस्तु स्वयं अपनी गति की दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकती।
परिवर्तित नहीं कर सकती तथा उसे परिवर्तित करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता पड़ती है। तथा उसे परिवर्तित करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता पड़ती है। तथा उसे परिवर्तित करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण लिखो। जब एक सीधी चलती हुई कार जब एक सीधी चलती हुई कार तेज तेजी से किसी मोड़ पर मुड़ती है तो तेजी से किसी मोड़ पर मुड़ती है तो अंदर बैठा व्यक्ति त्रिज्यीय बाहर की ओर बल अनुभव करता है। अंदर बैठा व्यक्ति त्रिज्यीय बाहर की ओर बल अनुभव करता है। नंबर दूसरा लिखो। वाहन के घूमते हुए पहिए कीचड़ को बाहर फेंकते हैं। वाहन के घूमते हुए पहिए कीचड़ को वाहन के घूमते हुए पहिए कीचड़ को
बाहर की ओर फेंकते हैं तथा पहियों के ऊपर स्थित मडगार्ड, मडगाहट बोलते हैं ना उसको, जहाँ पे कीचड़ चिपकता है, जहाँ पे कीचड़ चिपकता है उसे मडगार्ड बोलते हैं। आजकल तो बारिश का मौसम है, सबकी मडगार्ड खराब हो रही है बिल्कुल ही, है ना। वो पहियों को जो कवर करता है उसे मडगार्ड तो बोलते हैं। तथा पहियों के ऊपर स्थित मडगार्ड इस कीचड़ को रोकता है। तथा पहियों के ऊपर स्थित मडगार्ड इस कीचड़ को रोकता है ना बच्चों। नंबर तीसरा लिखो, जब एक चाकू को सिलबट्टे पर रखा जाता है, जब एक चाकू को सिलबट्टे पर रखा जाता है, जब एक चाकू को सिलबट्टे पर रखा जाता है तो वहां चिंगारियां उत्पन्न होती है। तो वहां चिंगारियां उत्पन्न होती है। तो वहां चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। यह चिंगारियां स्पर्श रेखीय दिशा में गति करती है। यह चिंगारियां स्पर्श रेखीय दिशा में गति करती है। सिंपल सी बात है यार। कोई भी चीज अगर ऐसे टर्न लेगी मान लो, तो कोई चीज अगर यूं जा रही है तो वो यूं क्यों टर्न लेगी बेटा, वो तो सीधी जाएगी ना जिस दिशा में वो जा रही है। वो अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करेगी। अगर मान लो कोई चीज ऐसे घूम रही है तो वो किसी दिशा में जाएगी, वो यहाँ टर्न लेगी ही नहीं। कोई चीज टर्न लेगी ही नहीं इस दिशा में, अगर वो चली गई तो वो यहाँ पे टर्न क्यों लेगी। समस्या समस्या मैं आपको एक एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जब एक सीधी चलती हुई कार तेजी से किसी मोड़ पर मुड़ती है, मान लो कोई कार सीधी चल रही है और वो एकदम से टर्न ले ले, समझ रहे हो, तो अंदर बैठा व्यक्ति त्रिज्यीय बाहर की ओर बल अनुभव करता है, तो वो व्यक्ति एकदम यहाँ की तरफ झुकाव उत्पन्न करेगा अपने आप का। होता ही नहीं होता। आप ऐसे टर्न लोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है ना, त्रिज्यीय झुकाव का मतलब ये होता है बेटा, आपने यूं टर्न लिया तो आपका व्यक्ति त्रिज्यीय रूप से यहाँ जाएगा, इसे बोलते हैं त्रिज्यीय रूप से दिशा। तो गाड़ी चली गई यहाँ पे, बट आपका जो झुकाव है वो इस तरफ हो जाएगा। ऐसा आपने कभी बल महसूस किया होगा कि गाड़ी यूं टर्न लेते हैं, आप यूं सामने की तरफ झुक जाते हो, क्यों? क्योंकि आपका शरीर दिशा परिवर्तित करने के खिलाफ है। वो ये नहीं चाहता कि आप दिशा परिवर्तित करो। ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा चला गया गाड़ी के साथ दिशा में, बट ऊपर का हिस्सा दिशा परिवर्तन का विरोध कर रहा है। इसी वजह से वो आगे की तरफ झुक जाता है, दिशा परिवर्तन नहीं करता। दूसरा एग्जाम्पल है, बाहर के घूमते ही पहिए का कीचड़ बाहर की ओर फेंकता है। क्यों होता है वो समझाता हूँ मैं आपको। जैसे गाड़ी चल रही है तो कीचड़ भी साथ साथ चल रहा है, बट जैसे गाड़ी ने टर्न लिया तो कीचड़ बोलता है मैं क्यों टर्न लूं, मैं उसी दिशा में आगे जाऊंगा। इसीलिए जो गाड़ी का कीचड़ है वो बाहर की ओर फेंक जाता है और गाड़ी टर्न ले जाती है। अगले बंदे कपड़े गंदे हो जाते हैं, जो साइड में खड़ा हुआ इंसान उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा फिर ये है, और ऊपर जो मरघाट है ना, ओबियस सी बात है उस मरघाट पे कीचड़ चिपक जाता है, क्योंकि मरघाट ही कीचड़ को रोकता है आसपास जाने से, ताकि किसी को कीचड़ ना लग जाए। तो जब गाड़ी टर्न लेती है तो मरघाट के पास
कोई रास्ता नहीं होता कीचड़ को रोकने के अलावा, तो मरघाट चारों ओर से गंदी हो जाती है। आप देखना, मरघाट सब तरफ से गंदी, मरघाट लगाते ही क्यों है? ताकि आसपास कीचड़ ना जा पाए, क्योंकि कीचड़ पहियों से चिपकता है और चिपक के मरघाट तक जाता है। गाड़ी जैसे टर्न लेती है तो कीचड़ उछलने का प्रयास करता है, बट मरघाट रोड रोक लेती है उसको, तो वो गंदी हो जाती है। तो वो अपने दिशा परिवर्तन का विरोध करती है कीचड़, इसीलिए वो गंदा होता है। और एक चाकू का क्या मसला है? चाकू का मसला ये है कि चाकू सिलबट्टा जब ऐसे घूमता है ना, सिलबट्टा जानते हो ना, गांव में होता है ऐसे सिलबट्टा होता है वो, तो जब वो टर्न लेता है ना तो चाकू बोलता है मैं टर्न नहीं लूंगा, तो चाकू क्या चिंगारी उत्पन्न करता है। चाकू चिंगारी ऐसे उत्पन्न करता है कि जब मान लो ये सिलबट्टा है, अब सिलबट्टा यूं घूम रहा है, चाकू आपने यहाँ रख दिया, तो चाकू और सिलबट्टे से जो स्पर्श हुआ वो चिंगारी यहाँ जाती है, क्योंकि चिंगारी जो है वो सिलबट्टे और चाकू के स्पर्श होने से उत्पन्न होती है, घर्षण की वजह से उत्पन्न होती है, और वो सीधी निकलती है क्योंकि वो दिशा परिवर्तित नहीं करती है चाकू की दिशा की वजह से, मतलब सिलबट्टे की दिशा। चाकू तो वहीं सीधा जा रहा है ना, इस वजह से, ठीक है ना, स्पर्श की दिशा में चिंगारी उत्पन्न होती है। तो बस सिंपल सी बात है, दिशा परिवर्तन का विरोध करना है। कोई भी चीज दिशा परिवर्तित करनी है ना, तो वो दिशा परिवर्तित नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? जड़त्व का नियम, दिशा का जड़त्व का नियम। तो अपनी दिशा परिवर्तन का वो कंप्लीटली विरोध करता है। अब फटाफट से आगे समझते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। बट द्वितीय नियम, देखो पहला नियम खत्म हो गया, जड़त्व का नियम, सारा जड़ता का नियम हम लोगों ने पढ़ लिया। बट द्वितीय नियम जो है ना, वो पूरा पूरा संवेग पर आधारित है बच्चों। द्वितीय नियम कंप्लीटली किस पर आधारित है? संवेग पर। तो इसीलिए सबसे पहले आपको संवेग पढ़ना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? अभी हम लोग वेग की बातें कर रहे थे प्रथम नियम में, अभी हम लोग बल की बातें कर रहे थे, बट संवेग की बात पहली बार आई है, मोमेंटम की बात पहली बार आई है। तो लिखो मोमेंटम, गतिशील वस्तु की समस्त जानकारी, गतिशील वस्तु की समस्त जानकारी, गतिशील वस्तु की समस्त जानकारी जिस राशि से प्राप्त होती है, जिस राशि से प्राप्त होती है उसे हम संवेग कहते हैं, उसे हम संवेग कहते हैं। तुम्हारा जब वो हो जाए ना, यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन आ रहे, तो मुझे बता देना, मैं उसमें सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा। लिखो मोमेंटम बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो जिस क्या बोलते हैं, जिस दिशा में वेग होता है उसी दिशा में संवेग होता है, क्योंकि मास द्रव्यमान का कोई दार्शनिक यूनिट अगर देखेंगे तो उसकी किलोग्राम मास की यूनिट होती है, और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट होती है। और अगर इसकी वीमा देखेंगे, डायमेंशन की बात करें, तो m1 l1 और t-1 करके इसकी एक बीमा बन जाती है। तो खैर ये बीमा तो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी लिखा चुका हूँ, ठीक है। अब इसी पर आधारित है संवेग का नियम, जो कि न्यूटन का द्वितीय नियम कहलाता है। तो क्या है वो द्वितीय नियम, वो समझते हैं। लिखो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, देखो सिंपल सा नहीं, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। दैट्स इट। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। अरे जितना बल बाहर से लगाओगे उतना ही तो संवेग परिवर्तित होगा उसका बेटा। आपको कोई वस्तु
छानी मुनी जा रही है। छानी मुनी का मतलब होता है चुपचाप, बिना किसी हेडेक के, बिना किसी डिस्टरबेंस के, और उसको आपको उतना ही संवेग परिवर्तन करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उतना ही बल लगाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर संवेग ही क्यों, आपने वेग क्यों नहीं बोला? अरे तो बेटा, वस्तु के वेग के अलावा उसके द्रव्यमान का भी तो प्रभाव पड़ता है बल लगाने के ऊपर। एक बात बताओ, आपको ट्रक को धीरा करना है या एक साइकिल को धीरे करना है, क्या समान बल लगाना पड़ेगा? ट्रक का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और साइकिल का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर तुमको एक बात बताओ, ट्रक का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा करना है और साइकिल का वेग भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा करना है, तो क्या तुमको समान बल लगाना पड़ेगा? नहीं, अलग अलग बल लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस नियम में वेग की जगह संवेग को रखा गया है, क्योंकि वेलोसिटी के साथ साथ द्रव्यमान का बड़ा प्रभाव पड़ता है जो आप बल लगा रहे हो उस बल के ऊपर। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए ये नियम बोलता है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। F एक्सटर्नल, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, इज इक्वल टू द चेंज इन द मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज आप सामने देख पा रहे हो। चलो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान इंटू वेग में लिखता हूँ, वेग की दिशा संवेग की दिशा में ही होती है, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका जो जनरल एक फॉर्मूला बनता है, सो इन जनरल फॉर्म हमारे पास वैसे तो द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है ना, बट फिर भी अगर हम लोग बोले कि द्रव्यमान में भी चेंज आ रहा है, सपोज जैसा कि याद है रॉकेट वाले केस में, रॉकेट अभी गया था ना चंद्रयान, तो उसमें ईंधन और फ्यूल भरा हुआ था, तो वेग के साथ साथ वो फ्यूल भी खत्म होता जा रहा था धीरे धीरे, तो उसका द्रव्यमान भी बदल रहा था। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ द्रव्यमान भी परिवर्तित होता है, तो उस स्थिति में ये ऐसा होगा, दोनों परिवर्तित राशियां हैं। बट हाँ, अगर मैं इसमें और लगा दूं, इफ m कांस्टेंट, अगर मान लो मैं m को कांस्टेंट बोल देता हूं, तो f कितना हो जाएगा उसका? m dv अपॉन dt, या फिर इसको बोल सकते हैं m a वेक्टर। दूसरा केस ये भी ले सकते हैं, इफ v इज कांस्टेंट, तो f जो हो जाएगा उसका वो हो जाएगा, ये समस्या ही खत्म। अब आप बोलोगे ऐसा कौन सा केस है? तो रॉकेट वाला केस बनता है जहाँ केवल द्रव्यमान परिवर्तित वाला, रॉकेट प्रणोदन बोलते हैं इसको। तो रॉकेट प्रणोदन, उसमें क्या है, ईंधन भी खत्म होता है ना। समझ में आ रही बात? ऐसा कुछ केस बन जाता है जहाँ पे मास भी चेंज होता है। ठीक है, इसके कुछ हम लोग सवाल करेंगे, वैसे इस बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखूं, एक बल F इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10 किलो, दिशा दे दी मैंने बल को ना, और इसकी जो डायमेंशन है वो है न्यूटन। किसी वस्तु में एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, का त्वरण उत्पन्न। हाँ, मैं तुमसे पूछा था, तुमने सवाल करे नहीं करे, कितने सवाल करे, मुझे अपडेट तो दो कुछ।
उत्पन्न करता है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करो। अरे ये तो सिंपल सवाल है ना यार, सिंपल सी बात, द्रव्यमान निकालना है, बल आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, F इज इक्वल टू एम ए होता है, जैसा कि मैंने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है ना आपको, F इज इक्वल टू एम ए वाला। कोई बात नहीं सौरभ, कोई बात नहीं बेटा, नए नए कंसेप्ट होंगे उस सवाल में। तो इस बार के सवालों में मैं मानता हूँ कि आपसे कल हुए, तो मैं जब उनके सॉल्यूशंस आपको दूंगा तो आप सीखना, आप समझना कि ऐसे कौन से नए कंसेप्ट है। अगर कोई क्वेश्चन हार्ड लगे तो स्किप कर देना, हार्ड सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आरपीएससी का लेवल ये है कि 1 मिनट में एक सवाल। तो अगर कोई सवाल हार्ड लगता है या सॉल्यूशन लंबा होता है या कुछ ज़्यादा ही सोचने में आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, वो स्किप कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा। आप लोग नहीं आ रहे तो उसकी चिंता मत करो, ये पहली बार का अटेम्प्ट है, नहीं भी आएंगे मुझे पता है। आप लोग सॉल्यूशंस देख के सीखो, ठीक है ना। फिर जब मैं आपकी फाइनल टेस्ट लूंगा ना एंड में, तब थोड़ा सतर्क रहना कि हाँ यार फाइनल टेस्ट में नंबर आने चाहिए। अभी तो आपके सीखने का वक्त है, नहीं आएंगे कोई बात नहीं, बट आंसर देखना, समझना और कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। आई नो कंसेप्ट होंगे। एक्चुअली वो जो बुक है ना, उस बुक में हो सकता है कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के सवाल भी हों, इसीलिए सॉल्यूशंस देखने बहुत ज़रूरी है उनके, इसलिए मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको नए नए कंसेप्ट थोड़े दिखें 11th और 12th स्टैंडर्ड के, है ना। वो सवाल देखने करने से ही समझ में आएंगे आपको सौरभ, तो वो बहुत जल्दी मैं आपको दूंगा, ठीक है। और उन सॉल्यूशंस को एनालिसिस करना कि यार ये सवाल कैसे हुआ है, ये सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब समझ में आ जाएगा आपको, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। लिखो, तो F इज इक्वल टू, हमारे पास एम ए होता है, F इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बेटा, F इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एम ए है, तो अगर F इज इक्वल टू एम ए हमारे पास में है तो एफ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F अपॉन ए। अब आपको F तो निकालना पड़ेगा, और उस F का भी देखो, द्रव्यमान के पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो मुझे इस बल का परिमाण लेना पड़ेगा, परिमाण से ही सारा काम होगा, ठीक है। तो बल जो है उसका परिमाण हम लोग अगर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो कुल मिला के अगर ये देखा जाए तो ये 10√2 किलोग्राम करके ये होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी F अपॉन ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10√2 किलोग्राम, और त्वरण उसका है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिला के इसका जो आंसर आएगा M का, वो आएगा 10√2 किलोग्राम। हाँ, तो यही तो तुम्हें टेक्निक सीखनी है सोनिया, कि हमें लो लेवल पे कैसे लाना है। तुम नेट लेवल से सवाल मत करो, इस ये लो लेवल से सवाल करो। और सौरभ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें जिस बुक से भी ये सवाल दे रहा हूँ ना, ठीक है ना, उस बुक के नोट्स भी तुमसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है ना कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, इतने तुम्हारे मुझे लगता नहीं कि आरपीएससी का लेवल है वो इतना ज़्यादा, इसलिए उतना सारा कंटेंट पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए, ऐसा मैं समझता हूँ आरपीएससी लेवल के हिसाब से, ठीक है ना। बट हाँ, ये सवाल क्वेश्चंस तो जो होते हैं ना, ये तुम्हें फॉर्मूला याद करने में और फॉर्मूला समझने में
काम आएंगे। यूनिवर्सल रीडर है उसका नाम, बुक का नाम है यूनिवर्सल रीडर। ठीक है, तो ये जो सवाल होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये उधर चीज़ों को समझने में काम में आते हैं। ठीक है ना। हाँ, वो तो आप पढ़ लेना, वो मैं कह रहा हूँ जो मैं पढ़ा हूँ वही पढ़ना, उसके अलावा बाद में टाइम मिले तो उस हाई लेवल और हाईली कॉन्सेप्ट को आप पढ़ना। बट सवाल सारे देख लो, जैसा कि मैं आप जितने सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको दूंगा। ठीक है ना, मैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको दूंगा, और वो सॉल्यूशंस एक बार चेक कर लेना कि यार कैसा है। नहीं समझ में आए तो स्किप कर देना, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आईआईटी लेवल की सवाल भी हो सकते हैं, बट आपको तो बस प्रैक्टिस करनी है। इसलिए सवाल बहुत सारे करने हैं, और इसीलिए हर तरह के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। बस इतना ध्यान रखना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर तरह से। अगला सवाल लिखो, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाला ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, 5 किलो द्रव्यमान वाला ब्लॉक, 5 किलो द्रव्यमान वाला ब्लॉक, 5 किलो द्रव्यमान वाला ब्लॉक 5 किलो द्रव्यमान वाला ब्लॉक घर्षण रहित तल पर रखा हुआ है। घर्षण रहित तल पर रखा हुआ है। घर्षण रहित तल पर रखा हुआ है। पानी की एक धारा, पानी की एक धारा, पानी की एक धारा 4 मीटर पर सेकंड के साथ ब्लॉक से टकराती है। 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के साथ ब्लॉक से टकराती है। तो वो डायमेंशंस देख के समझ में आ जाएगा कि आप किस क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हो। मैं डायमेंशंस देख के ही पता लगा रहा हूँ कि आखिर उसने दिया क्या है। जैसे किलोग्राम दिया तो मास है, मीटर पर सेकंड दिया तो वेलोसिटी है, ऐसे में देख के पता लगा रहा हूँ, है ना। धारा प्रवाह की दर 3 किलोग्राम पर सेकंड है। अब डायमेंशन 3 किलोग्राम पर सेकंड है, तो खुद सोचो 3 किलोग्राम पर सेकंड धारा प्रवाह की दर दे रखा है, मतलब ये क्या चीज हो सकती है, सोचो एक बार। उसने बोला है धारा प्रवाह की दर 3 किलोग्राम पर सेकंड है, तो सोचो कि ये क्या चीज है। किलोग्राम पर सेकंड किसकी डायमेंशन हो सकती है, जरा एक बार दिमाग लगाओ फटाफट से। धारा प्रवाह की दर 3 किलोग्राम पर सेकंड है। दर बोला है ना, दर तो डिफरेंशिएट तो होगा ना बेटा, तो डिफरेंशिएट किसका होगा, ऊपर मास है नीचे समय है, तो डीएम अपॉन डीटी होगा, सिंपल सी बात है। दर का मतलब रेट ऑफ चेंज, तो डिफरेंशिएशन तो होगा, किसका होगा, ऊपर मास है किलोग्राम, नीचे सेकंड है समय होगा। आगे लिखो, ब्लॉक के प्रारंभिक त्वरण की गणना करो। ब्लॉक के प्रारंभिक त्वरण की गणना करो। सिंपल सवाल है यार, उसने डी अपॉन डी टी दे रखा है, इसका मतलब साफ साफ है कि मास परिवर्तित हो रहा है। डी अपॉन डी टी देने का मतलब साफ साफ है कि मास परिवर्तित हो रहा है। तो एफ वाला वही फॉर्मूला काम आ जाएगा जो मैंने आपको लिखवाया है, ऊपर डी एम अपॉन डी टी मल्टीप्लाई विद वी प्लस एम डी वी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे v तो कांस्टेंट है, तो जो है डी एम अपॉन डी टी की वैल्यू 3 है, और v कांस्टेंट है 4। बाकी m जो है वो थी, m तो ठीक है, जो है वो 5 किलोग्राम है ही, पर डी वी अपॉन डी टी 0 है, इसका मतलब ये 12 न्यूटन का बल इसमें लग रहा है। बट प्रारंभिक त्वरण की गणना करनी है, तो प्रारंभिक त्वरण के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, जहाँ पे a बराबर एफ अपॉन एम होगा प्रारंभिक त्वरण, और f की वैल्यू 12 न्यूटन है, और m का वैल्यू 5 किलोग्राम है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना सिंपल सवाल है, इतना सिंपल सवाल है।
अरे आ गई बात समझ में? अब बाकी सवाल करेंगे कल, बहुत सारे सवाल है इसका तो खैर। न्यूटन के द्वितीय नियम में तो सवाल ही सवाल है। ठीक है, प्रथम नियम में पूरी थ्योरी थी और द्वितीय नियम में पूरे क्वेश्चंस हैं, तो बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको खत्म कर पाएं जल्दी की जल्दी। द्वितीय नियम तो खैर मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बीच में एक बार पढ़ाया था मैंने, तो दोबारा आपको पढ़ेंगे नहीं, बस द्वितीय नियम को पढ़ के हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे, फिर बाद में घर्षण शुरू करेंगे हम लोग। घर्षण वाला काम भी हमको करना है अगली यूनिट में, फिर घर्षण में ही आगे वाले कॉन्सेप्ट है इसके कि कैसे क्या होता है ना। तो कल कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की यूनिट को, है ना। एम डी वी अपॉन डी टी, देखो मेरी बात सुनो सोनिया, एम जो है ना वो तो 5 किलोग्राम दे रखा है, वी 4 मीटर पर सेकेंड है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, टाइम इंडिपेंडेंट। तो हमने जब उसको डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को, तो जीरो आया। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किया तो चार एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो जीरो आया ना, डीवी अपॉन डी का वैल्यू। समझे? मोमेंटम तो मिल ही नहीं रहा ना, मोमेंटम कहाँ है? शुरू में होगा मोमेंटम कुछ, तो शुरू वाली बात तो अपन ने तुरंत निकाल लिया, तुरंत मतलब की। अच्छा, कल मिलते हैं और इसके और बहुत सारे सवाल करते हैं, क्योंकि न्यूटन के द्वितीय नियम के हम लोग को सवाल ही सवाल है बस, उसमें मैथमेटिकल वाला काम है सारा। थ्योरेटिकल वाला काम तो खत्म हो गया प्रथम नियम में, द्वितीय नियम में चल रहा है। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।